हेलो मेरे दोस्तों एवं मेरे प्यारे सहपाठी। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल साइंस का बैच लेकर हाजिर हूँ। साइंस का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि बादल के साथ आपको पढ़ने में मजा आया होगा। मेरे साथ आए या नहीं है, ठीक है ना। तो बादल से जरूर मिलिएगा, हमारे क्लास का स्टूडेंट है, आपको लिविर लिविर करना सिखा देगा। आइए तो आइए साइंस का पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो पहले जानते हैं कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। आपको तब एकदम घना वितांत जंगल था, जंगल में प्रकाश आया, प्रकाश जैसी घुसा तो जंगल में जो धूरी कण था वो प्रकाश को छितरा दिया, वही है प्रकाश का टिंडल प्रभाव। घना वितांत जंगल था, जंगल में किसी ऊपर से सूरज का प्रकाश घुसा, जंगल में जो धूरी कण था वो प्रकाश को फैला दिया, जिसके कारण प्रकाश हम लोग को दिखाई देने लगा, लाइट हम लोग को दिखाई देने लगा। इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये बनता है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव बनता है प्रकाश का प्रकीर्णन से। प्रकाश का प्रकीर्णन से क्या क्या होता है याद रखिएगा। आपको आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला, आकाश का नीला दिखाई देना टिंडल प्रभाव से, ठीक है। आकाश आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, ब्लू ब्लू, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव बन रहा है, तो ये भी आपको बनेगा प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से, ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से ही आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद करिए नहीं तो कुछ आइएगा। आइए, जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयंस होकर गुजरता तो प्रकाश की सूक्ष्म कणों को टकराकर चारों ओर क्या कर देता, छितरा फैला देता। तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आओ, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एगो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन दो तरह का, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त में आएगा कौन, संतृप्त में आता है एल्केन, संतृप्त में आएगा एल्केन, याद रखिएगा संतृप्त में एल्केन। और असंतृप्त में दो गो आता है, एल्कीन और आएगा एल्काइन। तो जाने हाइड्रोकार्बन दो तरह का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक असंतृप्त। संतृप्त में आएगा एल्केन, असंतृप्त में आएगा एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। अब यहां से फॉर्मूला पूछता है एल्केन का, एल्केन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र है, वो पूछेगा एल्केन का सूत्र क्या है, तो CnH2n+2। उसी तरह से एल्कीन का पूछे तो CnH2n होता है, इसका पूछे तो CnH2n-2। तीनों एकदम VVI है, एकदम फॉर्मूला एकदम VVI है, याद कर लीजिएगा। ये तीनों एकदम फॉर्मूला एकदम याद है, आपको करना एकदम बहुत जरूरी है, जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है ना, जो एग्जाम में आपको बार बार पूछता है। आइए, तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में आ गया एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, आबंध होगा, इसमें पूछेगा कि आबंध कितने आबंध से रहते हैं, आबंध तो एकल आबंध होगा, यानी एक आबंध होगा। संतृप्त में एकल आबंध होता है, ठीक है, या एल्केन एकल आबंध से होता है। एल्कीन है तो एल्कीन में भैया, एल्कीन में आपको दो आबंध होगा, यानी दो आबंध होगा। एल्काइन में त्रिआबंध होगा, ठीक है, एल्कीन में त्रिआबंध। याद रखिएगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो देख लीजिए इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। देखिए CH4, तो CH4 का डायग्राम बनाइए। CH4 है, पहले मिटा देते हैं, मिटा दें, रहने दीजिए। चलिए CH4 है, तो CH4 का डायग्राम बनाना, C एगो है और चार गो इसके साथ हाइड्रोजन,
तो देखिए एक एक एकल आबंध है, सिंगल आबंध है, तो संतृप्त ना हो गया, इकैया आबंध से जुड़ा तो क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब देखिए C2 है, दूसरा में C2H6, C 2 गो है, H क्या गो है, H क्या गो है 6 गो, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, सब जगह देखो सिंगल आबंध है, तो सिंगल आबंध रहा है तो ये क्या है, संतृप्त है, तो ये भी तो संतृप्त हो गया, यानी ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त है। अब जाए C2H4 है, C2 देखिए 2 आबंध H4 है, तो इसके साथ एगो होगा, इसके साथ एगो होगा, तो एगो हाइड्रोजन एगो हाइड्रोजन। कार्बन के साथ 4 एगो आबंध है, 2 गो यहाँ बन गया, यहाँ सिंगल देखो 4 गो, यहाँ एगो 2 गो 3 गो 4, यहाँ देखो डबल आबंध हुआ, तो हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बाकी जो भी आपको दिखाई दिया वो सब क्या था आपके लिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, ठीक है ना। थोड़ी ही देर में रंगारंग प्रोग्राम देखना ना भूलें, आप लोग भी इसमें सम्मिलित होइएगा। क्या क्या रोने वो बोल रहा है तो रो। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तभी देखिएगा ज्यादा ये वायरल चल रहा है यौगिक ईंधन के रूप में, तो सुने होंगे एथेनॉल मिले है, पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिले हैं, एथेनॉल मोदी जी मिला दिया, मोदी सरकार एथेनॉल मिला दिया, गाड़ी को बोरा में ले लिया, तो ऐसे सुने होंगे। तो ईंधन के रूप में किसको, एथेनॉल को, किसको उपयोग करते हैं, एथेनॉल को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH, ये इथेनॉल का सूत्र है। यही को पेट्रोल में मिला दिया जाता है, किसमें मिला जाता है, पेट्रोल में, ठीक है, पेट्रोल में मिला दिया जाता है। यही एथेनॉल को अभी पेट्रोल में मोदी जी मिला मिला के दे रहे हैं, सब गाड़ी को बोरा में कसा रहे हैं, गाड़ी धुक 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 चलता है, बंद हो जाता है। तो ये एथेनॉल को हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं इथेनॉल को। देखिए हम बोला भी है, एथेनॉल C2H5OH है, एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन जो पॉल्यूशन ना फैलाए, जो गंदगी ना फैलाएगा, रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और गाड़ी चलाया जाता है। बोला कि जो एथेनॉल है एक स्वच्छ ईंधन है, जिसको जलाने से धुआं धुआं लीवर लाबिर कुछ नहीं होगा, कचरा उचरा नहीं फैलेगा, और इसको आप पेट्रोल में मिला के गाड़ी में यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि उस आधार पे आपको पेट्रोलिंग E20, इसको बोलते हैं E20, गाड़ी भी उस आधार पे होना चाहिए। ऐसा गाड़ी नहीं है तो आपका गाड़ी का इंजन धीरे धीरे सीज हो जाएगा, बोरा में चल जाएगा। हाँ, गाड़ी इंजन भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगा, गलती से अपने रहेगा तो हो एक्सीडेंट के गड़मुड़िए मर जाइएगा, छितरा के छितराएगा, छितराएगा क्या होगा तो बाद में पता चलेगा। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला जैसे घास, उससे तो घास को खाया बकरी, बकरी के मान लो हम लोग चाह दिए, तो एक आहार श्रृंखला होगी। मान लो घास था, घास को खा गया हिरन, हिरन को खा गया शेरबाग, शेरबाग मरा तो उसको खा गया भैया क्या चीज, चीलबाग, तो हो गया आहार श्रृंखला में एक दूसरे को जो खाते जा रहा है, यही क्या है, आहार श्रृंखला। घास था, बकरी खाया, बकरी को आदमी खा गया, तो ये आहार श्रृंखला हो गया। घास था, हिरन खाया, हिरन को भैया शेरबाग खा गया, शेरबाग को कौवा हुआ खा गया, तो ये आहार श्रृंखला हो गया। समझे कि नहीं, क्या हो गया, आहार श्रृंखला। घास था, घास को बकरी खाया, बकरी के शेरबाग खा गया, ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला। तो ये बोला आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास गेहूं, क्या घास को गेहूं खाएगा, नहीं, तो आहार श्रृंखला नहीं है। घास है, घास को बकरी खाया, बकरी को मानव आदमी खाया, लिबलिबा दिया, तो ये क्या हो गया, आहार श्रृंखला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, घास था, घास को बकरी खाया, बकरी का आदमी सब चाप दिया धड़ के, तो क्या हो गया, आहार श्रृंखला। बकरी है, बकरी को गाय, गाय खा सकता है बकरी को, नहीं, तो आहार श्रृंखला नहीं है। घास है, घास को मछली खाएगा, मछली को बकरी खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये भी आहार श्रृंखला नहीं है, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में बनेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा कुछ बातें। आहार श्रृंखला में उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता सही क्रम में यह है घास। देखिए, घास को हम लोग कहेंगे उत्पादक, याद रखिएगा। पेड़ पौधा घास उस क्या है, उत्पादक है। बकरी हो गया या हिरन हो गया, ठीक है, जो शाकाहारी है, जो क्या है, शाकाहारी, शाकाहारी। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जो शाकाहारी, जो घास फूस खाए, वो क्या कहलाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। पेड़ पौधा है तो उत्पादक हो गया, जो शाकाहारी जीव जंतु है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, शाकाहारी है, तो सब क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। मानव, द्वितीय उपभोक्ता में आएगा मांसाहारी, जो मांस मुर्गा मछली धर के एकदम खींच देता है, वो सब आएगा। ठीक है ना, ठीक है। हमरे तो ना पसीना खाली चल रहा है, क्या चीज ना। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना होता है। हम लोग को हृदय यानी हार्ट जो होता है, उसमें कोष्ठ यानी हार्ट को कितना भागों में, हृदय के कितना भागों में बांटे हैं, कितने चैम्बर में। देखिए ऐसे नॉर्मली हम लोग, ऐसा हार्ट होता नहीं है। मान लीजिए ऐसा हार्ट है दिल, तो दिल को हम लोग 4 भागों में से दरार करके फाड़ सकते हैं, 4 भाग में, ठीक है ना। तो हृदय यही हो गया हृदय, या हम लोग अपनी भाषा में दिल कहते हैं, दिल ना दिया, तो ये दिल हो गया। तो दिल को कै भाग में बांट सकते हैं, 4 भाग में, यानी 4 कोष्ठकों या 4 चैम्बर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूछाते कि मानव हृदय को कितने कोष्ठकों यानी कितने चैम्बर यानी कितने भाग में बांटा जाता है, तो कितना भाग, 4, 1 2 3 और 4 भाग हो गया कि नहीं, 4 भाग। तो मानव जो हृदय है उसको 4 भागों में अब बांट सकते हैं, तो 4 चैम्बर में, ठीक है। कोई दिक्कत है, मानव हृदय को कितने चैम्बर में बांट सकते हैं, 4 चैम्बर में। आई समझिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी, यानी कम रहा है, कमी, ठीक है। ऑक्सीजन कम रहा है कोई रिएक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए, ऑक्सीजन यदि बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ा तो इसको कहते हैं उपचयन, उपचयन, या इसी को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण। यानी जहां ऑक्सीजन जो अभिक्रिया यानी जो रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो वो ऑक्सीकरण या उपचयन होगी। जिसमें मान लीजिए कि ऑक्सीजन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है यानी कम हो रहा है, घट रहा है मतलब कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो इसको कहते हैं अपचयन, अपचयन, अपचयन। इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। भैया ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन यानी अनऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है ना। याद रखे, हल्ला मत करो, आराम से। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कम रहा है, ह्रास होना मतलब कमी हो रहा है, तो देखो यहाँ कहाँ ऑक्सीजन कम रहा है, तो अपचयन, कहाँ है, अपचयन, ठीक है ना, अपचयन। याद करिएगा, यहाँ से भी आपको रासायनिक अभिक्रिया यानी रिएक्शन से भी आपका एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन एकदम बनेगा। बउआ अरे मरे मत करो। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, चलिए तो अभी जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो भैया आधुनिक आवर्त सारणी का खोज करने वाले कौन है,
खोज करने वाले हेनरी मोसले, हेनरी मोसले लिखते चलिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी को खोज करता कौन है? हेनरी मोसले। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को खोज करने वाला कौन है? हेनरी मोसले। ठीक है, अब इसमें आवर्त क्या होता है? आवर्त इसमें 7 गो होता है, जो ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है, क्षैतिज का तरह, यानी गिरल रहे वो आवर्त है। उसकी संख्या क्या रहता है? 7 गो। उसी तरह से एक आएगा वर्ग आएगा, या इसी को समूह कहते हैं, वर्ग या समूह। तो इसकी संख्या 18 गो रहता है। एक ऐसा रहेगा, 18 गो ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा, ऊर्ध्वाधर। तो भैया आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या था। आधुनिक आवर्त सारणी को खोज करने वाले हैं हेनरी मोसले। इसमें आवर्त रहेगा 7 को, जो गिरल गिरल ऐसा ऐसा रहेगा, लाइन वाला क्षैतिज यानी गिरा हुआ रहेगा, वो आवर्त रहेगा। वर्ग या समूह का तो इसकी संख्या 18 होता है, ये जो खड़ा खड़ा वाला रहता है वो रहता है। ठीक है ना। तो अभी पूछा था कि समूहों की संख्या, तो समूह या वर्ग का तो इसकी संख्या कितनी होती है? 18। ठीक है ना। आप अच्छे से इस बात को नोट कर लीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ज्यादा लिबिर लाबिर ना करो बउआ, फिर सुनेंगे तो फिर हो जाओगे। ये देखो, ध्यान दो, मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी में देखो 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा वाला, 18 गो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 18 गो। पूछता है कभी कभी कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर जो खड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह, या इसी को वर्ग कहते हैं। समूह या क्या कह सकते हैं? वर्ग कहते हैं। जिन्हें समूह या वर्ग कहते हैं, बोल दिया ऊर्ध्वाधर रहेगा उसको समूह या वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज रहेगा, क्षैतिज गिरल वाला रहेगा, वो 7 गो रहेगा, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। एकदम याद रखिएगा, एकदम VVI है। ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ा रहता है उसको समूह या वर्ग कहते हैं, जिसकी संख्या 18 गो रहता है। क्षैतिज यानी गिरा हुआ रहता है, 7 गो रहता है, उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बा पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? जो भी खाना उना वाला टीना के डब्बा रहेगा, जो भी खाने पीने वाला टीना का जो डब्बा होता, हम मोड़िए में सबसे ज्यादा पसीना आता है स्टाइल में। आइए, खाद्य पदार्थों का डिब्बा, जिसमें खाने वाले वस्तु जो डिब्बा में रखा हुआ रहता है उसको खाद्य पदार्थ का डिब्बा कहते हैं। बहुत सारा देखिए खाने वाला वस्तु जो डिब्बा में रहता है, डाला हुआ रहता है। तो वही प्रकार के जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा पर जिंक के बजाय, यानी उसमें जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा वो जिंक के ना बना के टीन का लेप होता है, उस पर टीन का लेपन रहता है। तो काहे ऐसे रहता? क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी अधिक रिएक्शन करता है। जान लीजिए, जिंक अधिक रिएक्शन करता है, टीन कम रिएक्शन करता है, यही कारण, बस कुछ नहीं। खाद्य पदार्थ को डिब्बा तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको नहीं देता, क्योंकि कोई भी खाने वाला चीज रखेंगे उसको रिएक्शन कर देगा, खाना को जहर बना देगा, हम लोग खाएंगे लिबलिबा के मर जाएंगे। अब टीन कम रिएक्शन, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा कोई खाने वाला वस्तु से, इसलिए टीन का लेपन चढ़ाते हैं। आइए, टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होगा? नहीं, महंगा की बात नहीं है भैया। टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होगा? गलनांक का भी बात नहीं है। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है? नहीं, कल नहीं आया था। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, दे दीजिएगा नाफी बार। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, देखिए यही कारण है, यानी रिएक्टिविटी ज्यादा रहता है, टीन इससे ज्यादा रिएक्शन रहता है, यही कारण है कि भैया ऐसा करते हैं। ठीक है ना। तुम्हारा क्या बजे क्लास रहता है? जो उठता है पुटता चल आता है ना, ममानी जरे मन लगता है लेगा के ममानी की ना हो। हाँ मोनू, निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन तो किसमें होता है? हाइड्रा में। याद रखिए, हाइड्रा में पुनरुद्ध भवन होता है। हाइड्रा में क्या होता है? पुनरुद्ध भवन। अमीबा में द्वि खंडन, आपको पता है अमीबा में द्वि खंडन।
अमीबा में द्विखंडन, हाइड्रा में पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन कौन कान कटाएगा? और देखो हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये दो गो जीव है, हाइड्रा और प्लेनेरिया जीव, इसमें पुनरुद्भवन होता है। हाइड्रा बोले या प्लेनेरिया बोले, इसमें पुनरुद्भवन होता है, याद रखिएगा। की क्षमता होती है जैसे शरीर का कोई काट के हुआ हिस्सा पुनः निर्मित, यानी कोई या हाइड्रा है या कोई प्लेनेरिया है, इसको कोई भाग को इसे तोड़ के कहीं और आप लगा दीजिएगा, वो नया जीव बन जाएगा, नया पेड़ बन जाएगा। ठीक है ना? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमणों के बाद बदल जाएगा? बुरा है कि तांबा का तार का कोई कुंडली है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए तांबा का तार का कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाएंगे, तो जैसे ही आधा घूमेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आधा घुमाने के बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 1 आधा, तो आधा घूमने के बाद क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा वीडियो लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।